तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की बातें शुरू करते हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि टेंस क्या होता है और किस तरह से एक वर्ब का टेंस डिसाइड होगा। बेसिकली आपको हमें सबको पता है कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो वर्ब अपने टाइम के अकॉर्डिंगली प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके बाद हमने बात की स्टेट्स पर। स्टेट्स होती हैं चार। ये चारों स्टेट्स क्या दर्शाती हैं, क्या रिप्रेजेंट करती हैं? कोई भी वर्ब किस स्टेट को रिफर करेगी, किस स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी, ये कैसे डिसाइड होता है? कोई वर्ब किस स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी या कोई पर्टिकुलर वर्ब किसी स्टेट में है तो वो क्या दिखा रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इस सब पर हमने बातें की थी। आज की बातें हमारी इन्हीं सब अंडरस्टैंडिंग के बेसिक्स पर होंगी। जिन्होंने ये लेक्चर्स ना देखे हों ये देख लें। मेरे सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में देखने जरूरी हैं, क्योंकि मैं कोई रूल रेगुलेशन तो आपको रटा नहीं रहा हूं, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करता हूं। ये एक स्ट्रक्चर की तरह होता है। आपने यहां तक का स्ट्रक्चर बना लिया तो आपको पता होना चाहिए कि हम यहां तक कैसे पहुंचे। अभी तक हमने जो इन्फॉर्मेशन ली है उसका इस्तेमाल करके ही हम आगे की बातें करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इन सारे अंडरस्टैंडिंग्स के, इन सारे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, या यूं कहिए कि इनका इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है। तो शुरू करते हैं टेंस चैप्टर को आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। इसको मैं हटा देता हूं। मैं यहाँ आपके लिए एक चार्ट बना देता हूं। बहुत बच्चों को इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्ट से, बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए हम बना देते हैं। यहां पर लिखा मैंने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये तीन ही हमारे पास टेंस होते हैं। ये हो गया इंडेफिनिट। यहां पर लिख रहा हूं मैं स्टेट्स, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तीन हमारे पास होते हैं टेंस और चार होती है स्टेट। और हर टेंस की चार स्टेट इस तरह से मिलके बन जाती है ये 12, 3 चौक 12 इस कॉम्बिनेशन के। ठीक है, तो प्रेजेंट में या प्रेजेंट के इंडेफिनिट में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डू या डज, ये नेगेटिव और अफर्मेटिव में यूज की जाती है। इसके साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगी डू डज के साथ, इस पर अभी एग्जाम्पल्स के द्वारा चर्चा होगी। या फिर आप लगा सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की एस या ईएस फॉर्म अफर्मेटिव के केस में। कंटिन्यूअस में मैंने आपको बताया है वर्ब चैप्टर में कि जो बी की फॉर्म है, बी की जो फॉर्म है इज, एम, आर, वाज, वर, या बी खुद भी बीन बन जाती है, तब ये कंटिन्यूअस में यूज होती है। और इसके साथ आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अफर्मेटिव में भी और नेगेटिव में भी। अब बी की फॉर्म प्रेजेंट के केस में क्या हो सकती है, इज, एम, आर, यही तो हो सकती है। तो इज, एम, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आप लगाकर चलेंगे। परफेक्ट के केस में हैज और हैव आता है कंप्लीशन को दिखाने के लिए, और इसके साथ हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हैज भी आ जाएगा, हैव भी आ जाएगा। कंटिन्यूअस को दिखाने के लिए देखो बी की फॉर्म आएगी। अब बी की फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म में, क्योंकि हैज, हैव जहां भी पूरी ग्रामर में आपको मिल जाए उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही है। हैज, हैव और हैड अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहे हैं तो उनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाकर ही चलेंगे। तो आपको देखो कंटिन्यूअस दिखाने के लिए लिखनी है बी, लेकिन बी की भी थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज, हैव लगा हुआ है। और फिर कंटिन्यूअस दिखाने के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ये आपके बचपन की बातें हैं, लेकिन अगर एक बार हम इन्हें सीख लेते हैं तो ये समझ आपकी ध्यान में रहेगी। पास्ट में
हम डिड यूज करते हैं। अब डिड अगर हमने लगाया है तो हम डिड को लगाते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव में। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। क्यों डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, इस पे ही बात होगी। एग्जाम्पल्स के द्वारा भी चर्चा करेंगे। ये शुरुआती बातें हैं, ये जो शुरुआत में बातें समझ लेनी चाहिए। या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ आप अगर अफर्मेटिव को हैंडल कर रहे हो तो। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में ये आ जाएगी डिड प्लस V1। कंटिन्यूअस की बात अगर कर रहे हो तो आपको पता है बी की क्या फॉर्म हो सकती है भाई। कंटिन्यूअस का मतलब है बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो बी की वाज हो सकती है भाई, यही तो होगी, या फिर वर हो सकती है और इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी। नेगेटिव में बस नोट लग जाएगा, हैड हो जाएगा यहां पर, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर हैड, अब कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हमें बी लगानी है, लेकिन बी ऐसे नहीं लगाएंगे, बीन लगाएंगे, क्योंकि हेड लगा हुआ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर चलेंगे। उसके बाद आ गई वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर में आपको पता है, फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो मोडाल होते हैं, विल, शैल, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते हैं। मोडाल है, लेकिन फ्यूचर में, फ्यूचर के केस में ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। वैसे बेसिकली मोडाल ही होता है, विल, शैल। अब देखो फिर कंटिन्यूटी दिखाने के लिए बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जहां भी आपको कंटिन्यू दिखानी होगी ये बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये कॉम्बिनेशन चलेगा ही चलेगा। अब विल या शैल हो गया फ्यूचर दिखाने के लिए, इसके साथ हैव आ जाएगा। हैज क्यों नहीं लगा रहे? कोई बच्चा कह सकता है कि सर यहाँ पे हैव क्यों लगाएंगे, हैज क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि जो विल और शैल है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यानी कि मोडाल के साथ आपने देखा होगा जहां भी मोडाल यूज होते हैं उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो विल और शैल के बाद हैव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। हैज तो उसकी एस या ई एस इन्फ्लेक्शन है, जिस तरह से ये एस या ई एस इन्फ्लेक्शन होता है इसी तरह से हैज होता है। तो विल, शैल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर, और ये हो गया परफेक्ट। इसी तरह से विल, शैल हो गया फ्यूचर दिखाने के लिए, परफेक्ट दिखाने के लिए हो गया हैव, कंटिन्यू दिखाने के लिए बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, इतनी बातें आप इस चार्ट को देख लें। इतनी बातें जो है ये बेसिक चीजें हैं, आप अपने दिमाग में लगा के रखेंगे। अब कौन सी वर्ब कहां पर क्यों यूज हो रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये सब सीखेंगे हम एग्जाम्पल्स के द्वारा। तो चलिए चलते हैं हमारे शुरुआती एग्जाम्पल्स पर। मैंने पहला सेंटेंस लिखा आई टीच इंग्लिश। अब देखिए ये सेंटेंस आपको पता है कि इंडेफिनिट में है। ये हो गया प्रोनाउन आपका, सब्जेक्ट, टीच हो गई मेन वर्ब, आई के साथ एस या एस की कोई कंडीशन नहीं आएगी। अब ये जो मेन वर्ब है, देखो कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर ये जो आई है ये तो सिंगुलर है, फिर इसके साथ हम या एस या एस फॉर्म क्यों नहीं लगाते हैं? जैसे कि ही, शी हो सकता है, इट हो सकता है, इनके साथ एस या एस फॉर्म आती है। आई चूंकि सिंगुलर है तो सर इसके साथ एस या एस फॉर्म क्यों नहीं लगा रहे हैं? और हम देखेंगे कि जहां भी हम आई यूज करते हैं वहां पे हम टीच ही लिखेंगे या एस ई एस फॉर्म नहीं लिखेंगे, इसको प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। तो मैं उन बच्चों को बता दूं कि जो वर्ब का एस या ई एस इन्फ्लेक्शन है, वर्ब की जो एस या ई एस फॉर्म है, वो हम लगाते हैं थर्ड पर्सन के केस में। जब हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर को दिखाना होता है, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो, तब हम एस या ई एस फॉर्म को लगाते हैं। ये तो फर्स्ट पर्सन है। अगर आपको कोई जानकारी है तो उस जानकारी को सही तरह से लो ना, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन तो नुकसान देती है, इससे अच्छा तो खाली खोपड़ी रहो। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो फर्स्ट पर्सन है इसके हिसाब से हम इसको नहीं देखते,
इसके हिसाब से हम SEIS नहीं लगाते, हम थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए SEIS इन्फ्लेक्शन का यूज करते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब ये आई यहाँ पर प्रोनाउन था, सब्जेक्ट था, ये हो गई मेन वर्ब। अब आपको पता है जो मेन वर्ब है वो एक्शन नेचर की है, एक्शन नेचर की है तो वो ट्रांजिटिव, ये इंट्रांजिटिव की बात होनी चाहिए, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब जिनको एक्शन नेचर की वर्ब नहीं पता, जिनको ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब नहीं पता, वो मेरे लेक्चर पढ़े हैं वर्ब चैप्टर के, वो देख लो। मेरे लेक्चर सीक्वेंस में देखने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि रूल रेगुलेशन तो मैं आपको रटा नहीं रहा हूं। जिस तरह से एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है उस तरह से मैं तैयार कर रहा हूं आपको। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ये दीवार है ना, पहले ये ईंटें लगाई गई होंगी, फिर इसके ऊपर ये ईंटें, फिर ये ईंटें, फिर ये ईंटें, उसी तरह से मैं आपको तैयार कर रहा हूं। एक ईंट के ऊपर एक ईंट लगाता जा रहा हूं। आपको पता नहीं यहाँ तक की दीवार कैसे चुनी गई, तो आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये ईंटें कैसे रखी जा रही हैं। तो आप इतनी बात समझ लें कि मेरे लेक्चर आपको सीक्वेंस में देखने जरूरी है। अब मेन वर्ब है, एक्शन नेचर की है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, इस सिचुएशन में है नाउन। अब देखो ये जो वर्ब है आपको सबको समझ में आ रहा होगा, ये लिखी है इंडेफिनिट स्टेट में। इंडेफिनिट स्टेट में अगर ये लिखी है तो ये दिखा रही होगी फ्रीक्वेंसी को, यानी कि ये जो एक्शन होगा फ्रीक्वेंट नेचर का एक्शन होगा। फ्रीक्वेंट नेचर के एक्शन का क्या मतलब हुआ, अगर ये टाइम लाइन है आपकी तो ये यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, मतलब कई बार होगा। ये फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, तो इस बारंबारता को दिखा रहा होगा ये, यानी कि फ्रीक्वेंट एक्शन होने का मतलब है कि ये टाइम में कई पॉइंट पे होगा। और ऐसा ही है, मैं रोज आ जाता हूं आपको पढ़ाने के लिए, तो मैं इसको बार बार ही तो कर रहा हूं। तो इसी चीज को दिखाने के लिए हम इंडेफिनिट स्टेट का यूज करते हैं। अब दूसरा सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा, आई एम टीचिंग इंग्लिश। यहां पर वर्ब को टेंस मैंने सेम रखा, प्रेजेंट का, यहां भी प्रेजेंट था, यहां भी प्रेजेंट है, लेकिन वर्ब को मैंने कंटिन्यूअस स्टेट में बना दिया। बाकी सब चीजें वैसे, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब आई इसकी हेल्प करने के लिए, टीचिंग ट्रांजिटिव वर्ब था तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब यहां पर कंटिन्यूअस स्टेट में है। अब मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस स्टेट उन एक्शंस को रिप्रेजेंट करती हैं जो कि गोइंग ऑन होती हैं किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होगी, कुछ भी हो सकती है। लेट्स से मैं 5 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ाता हूं, तो इस 5 से 6 बजे के बीच में ही ये एक्शन गोइंग ऑन रहता है। इस 5 बजे से 6 बजे के बीच में ही मैं ये कह सकता हूं आई एम टीचिंग इंग्लिश। क्या मैं 4:59 पे इस एक्शन को कह सकता हूं या इस सेंटेंस को कह सकता हूं? क्या मैं 6:01 पे या 6:10 पे या 7 बजे मैं कह सकता हूं कि आई एम टीचिंग इंग्लिश? नहीं। आई एम टीचिंग इंग्लिश सेंटेंस को या इस एक्शन को कंटिन्यूअस स्टेट में मैं तभी दिखा सकता हूं जब ये एक्शन गोइंग ऑन हो, यानी कि 5 बजे से 6 बजे के बीच में ही मैं कह सकता हूं आई एम टीचिंग इंग्लिश, क्योंकि ये एक्शन सिर्फ इसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए गोइंग ऑन है। तो ये गोइंग ऑन, इसकी गोइंग ऑननेस भी इसी ड्यूरेशन में ही रिप्रेजेंट की जा सकती है। इस ड्यूरेशन से बाहर मैं इसकी गोइंग ऑननेस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये बेसिक चीजें आप जो है अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगले सेंटेंस पे चलते हैं जो कि इसी से रिलेटेड होगा। मैं इस ऊपर वाले को हटा देता हूं, नीचे वाले को रहने देता हूं। एक सेंटेंस मैंने लिखा, वी आर लर्निंग इंग्लिश। ये भी वही है, ये भी उसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वैलिड होगा जिस ड्यूरेशन में ये एक्शन गोइंग ऑन है या ये वर्ब गोइंग ऑन है। उसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ही इसको कंटिन्यूअस स्टेट में दिखाया जा सकता है। अब सबका ये ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है, अपना अपना मान लो। एक सेंटेंस मैंने इससे मिलता जुलता लिखा, वी आर लर्निंग इंग्लिश एवरी डे।
क्या ये एग्जाम्पल या ये सेंटेंस सही है? वी आर लर्निंग इंग्लिश एवरी डे। आप में से कई बच्चे होंगे जो होशियार बच्चे होंगे, वो देखते ही क्या उठेंगे कि नहीं सर, आपने एवरीडे लगा दिया। अब देखो एवरीडे लगाने से किस तरह से ये एक्शन या वर्ब गलत हो गई या सही हो गई, या एवरीडे का इस पर क्या फर्क पड़ा। देखो ये जो एवरीडे वर्ड है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एवरीडे बता रहा है कि अगर ये टाइम लाइन है तो ये एक्शन यहां भी हुआ, यहां भी हुआ, यहां भी हुआ, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यही तो हुआ। तो एवरीडे का मतलब तो ये डेली हुआ ऑलमोस्ट, यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है एवरीडे वर्ड। अब चूंकि ये बारंबारता को या फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है तो इस वर्ड को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एडवर्ब इसलिए क्योंकि वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, फ्रीक्वेंसी इसलिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी को ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये बता रहा है कि ये जो एक्शन होगा, ये वाला जो एक्शन होगा, ये फ्रीक्वेंट होना चाहिए। ये तो बता रहा है ये। भाई एवरीडे आया किसके लिए है? एवरीडे लर्निंग के लिए तो आया है, इंग्लिश के लिए नहीं आया, वी के लिए नहीं, आर के नहीं, लर्निंग वर्ड के लिए आया है। और लर्निंग है हमारी वर्ब। तो अगर ये वर्ब है तो इस वर्ड को मॉडिफाई करने के लिए अगर कोई वर्ड आ रहा है तो उसको कहेंगे हम एडवर्ब। और ये मॉडिफाई क्या कर रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है इसके बारे में? ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी की, ये कब कब हुआ। ठीक है, अब वो ये नहीं बता रहा है कि वो पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ या फ्यूचर में हुआ। देखो मैं आपकी समझ क्लियर कर देता हूं, ये सेंटेंस भी मुझे हटाना पड़ेगा। देखो ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं ना, इनका क्या मतलब होता है? जैसे यस्टरडे हो गया, टुडे हो गया, एगो कह सकते हैं, 2 years एगो, 3 years एगो लगा देते हैं, टुमारो हो गया। ठीक है, कोई भी प्रीपोजिशनल फ्रेज भी एडवर्ब टाइम बन जाती है। ये क्या रिफर करते हैं? भाई एडवर्ब का मतलब है वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और एडवर्ब टाइम का मतलब है कि वर्ब के टाइम के बारे में बता रहा है, वर्ब के टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, या वर्ब को एक टाइम से रिलेट कर रहा है कि ये वाली वर्ब किस टाइम को रिफर कर रही है, या यूं कहिए कि ये एक्शन या ये स्टेट भी है, स्टेटिव वर्ब भी है, तो भी ये किस टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, किस टाइम से रिलेट कर रही है। अब हमने पढ़ा है कि वर्ब जब टाइम को रिफर करे तो वो टेंस होती है। अब एडवर्ब ऑफ टाइम एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब के टाइम के बारे में बता रहा है। इसका मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम डिसाइड्स, यहां लिख देता हूं मैं, डिसाइड्स टेंस। एडवर्ब टाइम से डिसाइड होगा किसी वर्ब का टेंस। यस्टरडे लगाया तो पास्ट में कर दो, टुडे लगाया तो प्रेजेंट में कर दो, यही तो करते हैं हम, क्योंकि एडवर्ब टाइम है ये सारे के सारे वर्ड। लेकिन ये जो वर्ड है ना एवरीडे, ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये टेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। यहां पर आप इसको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में नहीं ले जा सकते एवरीडे देख के। एवरीडे से एक बात पता चल रही है कि ये एक्शन फ्रीक्वेंसी में होगा, क्योंकि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी वर्ब के या एक्शन के फ्रीक्वेंट होने के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, उसके टेंस के बारे में ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। तो अगर एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है एवरीडे, तो ये कह रही है कि ये एक्शन फ्रीक्वेंसी पे हुआ, फ्रीक्वेंट हुआ। तो अगर एक्शन फ्रीक्वेंट है तो फ्रीक्वेंट एक्शन को हम बनाते हैं इंडेफिनिट स्टेट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में भी, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी, लेकिन रहना इंडेफिनिट चाहिए। यानी कि अब हमें इसको करना होगा वी लर्न, इंडेफिनिट में लगाएंगे, ऐसी है इसकी जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी डिसाइड्स स्टेट ऑफ द वर्ब। अब आपकी रटी रटाई बातों पे चलते हैं। क्या कहते हैं आप यही तो कहते हैं कि एवरीडे हो, डेली हो, रेगुलर हो, रेगुलरली हो, यूजुअली हो,
ऑलवेज हो, ऑफन हो, सेल्डम, नेवर। अभी इन सारे वर्ड्स के मतलब बताऊंगा आपको। आप यही तो कहते हैं कि एवरीडे आ जाए सेंटेंस में, डेली आ जाए, रेगुलरली आ जाए, यूजुअली, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, नेवर, ईटीसी। और भी हो सकते हैं इस तरह के दो चार वर्ड कि अगर ये वर्ड सेंटेंस में आ जाए तो सेंटेंस को या वर्ब को इंडेफिनिट स्टेट में बनाना चाहिए। यही तो आप कहते हैं। आपने रट्टा मारा हुआ है कि एवरीडे अगर दिख जाए, डेली, रेगुलरली, यूजुअली, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, नेवर, एवर, ईटीसी, इस तरह के और दो चार वर्ड हो सकते हैं कि ये वर्ड अगर दिख जाए सेंटेंस में तो वर्ब के स्टेट को इंडेफिनिट रखना चाहिए, वर्ब को इंडेफिनिट स्टेट में, सेंटेंस को इंडेफिनिट स्टेट में बनाना चाहिए। क्यों 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 रट्टा मारा हुआ है आपने ऐसा? क्योंकि ये सारे के सारे वर्ब एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हैं। ये सारे के सारे वर्ड एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हैं और एडवर्ब फ्रीक्वेंसी दिखाती है किसी वर्ब की फ्रीक्वेंट नेचर को। और अगर वर्ब फ्रीक्वेंट नेचर की है, वर्ब बार बार हो रही है, तो उसको बनाओगे इंडेफिनिट स्टेट में। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये सारे वर्ड आपको दिख जाए तो इंडेफिनिट स्टेट में सेंटेंस बनेगा। इसी बात को मैं और अभी एक दो एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता हूं। सेल्डम स्टडीड इंग्लिश। सेंटेंस को पहले इंटरप्रेट कर लिया करो। ये हो गया प्रोनाउन, मतलब सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस में ये है नहीं, सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट इसको कहेंगे। हैव हो गई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। हैव को हेल्पिंग वर्ब क्यों कहा हमने? क्योंकि हमें पता है भैया यहाँ पर मेन वर्ब लगी है। अगर मेन वर्ब लगी है तो हैव हो गई हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। अब ये सेल्डम क्या लगा है? सेल्डम है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब ये मेन वर्ब थी, एक्शन नेचर की है। एक्शन नेचर की अगर मेन वर्ब हो तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की बात होनी चाहिए। कैसी वर्ब है ये? ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? बताओ जल्दी। ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद भैया इसका ऑब्जेक्ट लगा है ना। स्टडीड के बाद लगा है व्हाट का रिप्लाई। क्या स्टडी? स्टडीड व्हाट, क्या स्टडी किया। ठीक है। तो ये कही जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब और इसके बाद आ गया उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, इस सिचुएशन में ये नाउन है। ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो इसका जरा मीनिंग और समझ लो। सेल्डम का क्या मीनिंग होता है? सेल्डम का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नेवर। अब नेवर का क्या मीनिंग होता है? नेवर का मीनिंग होता है एट, नॉट या नॉट एट एनी पॉइंट इन टाइम। ठीक है। अगर ये आपकी टाइमलाइन है तो इस नॉट एट एनी पॉइंट इन टाइम का मतलब नॉट एट एनी पॉइंट इन टाइम। एनी पॉइंट मतलब ये कोई भी पॉइंट, और इनमें से किसी भी पॉइंट पर नहीं। ठीक है। यही तो है नेवर का मतलब। हिंदी में रट लेते हो आप, कभी नहीं। एक्चुअल मीनिंग है इसका नॉट एट एनी पॉइंट इन टाइम। ऑलमोस्ट नेवर को कहते हैं सेल्डम। एक ऐसी वर्ड होता है ऑफन। ऑफन का मतलब होता है ऑलमोस्ट एवर। इसका मतलब हो गया एट ऑल पॉइंट इन टाइम। यही तो है इसका मतलब। नॉट एनी का मतलब ऑल ही हो जाता है लगभग। एट ऑल पॉइंट इन टाइम। नॉट एनी का उल्टा अपोजिट ऑल हो जाता है। ठीक है। एट ऑल पॉइंट इन टाइम का मतलब इस पॉइंट पर भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर पॉइंट पर। टाइम लाइन में जितने पॉइंट है हर पॉइंट पर। तो कहने का मतलब है ये दोनों के दोनों वर्ड क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तो है। अगर ये फ्रीक्वेंसी को दिखा रहे हैं, भाई फ्रीक्वेंसी तो दिखा रहे थे हम यहां भी। नेवर भी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। नेवर भी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। एवर भी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी ही है। ये भी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी ही है। ठीक है। नेवर और एवर भी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है और सेल्डम और ऑफन भी। कैसे पता चल रहा है?
इनके मीनिंग से, नॉट एट एनी पॉइंट इन टाइम, एट ऑल पॉइंट इन टाइम। ऑल पॉइंट का मतलब बार बार फ्रिक्वेंटली तो होगा हर पॉइंट पर। तो अगर ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, अगर सेल्डम यहां पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगा है, तो आपने इसको परफेक्ट में क्यों बना दिया? फ्रीक्वेंसी अगर लगा है तो मतलब ये बता रहा है, ये वर्ड बता रहा है कि इस एक्शन को फ्रीक्वेंट होना चाहिए। अगर इस एक्शन को, इस वर्ब को फ्रीक्वेंट नेचर की होना चाहिए, तो फ्रीक्वेंट नेचर की वर्ब को इंडेफिनिट स्टेट में, अब ये प्रेजेंट में बनेगा, पास्ट में बनेगा या फ्यूचर में बनेगा, ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी ने नहीं बताया, ये बताता है एडवर्ब टाइम। और एडवर्ब टाइम अगर नहीं लगा है तो फिर आप फ्री हैं किसी भी टेंस में बनाने के लिए। लेकिन अगर एडवर्ब टाइम लगा हुआ है तो टाइम डिसाइड्स द टेंस। अगर कोई एडवर्ब टाइम लगा है, यस्टरडे, एगो, टुमारो, टुडे, कुछ भी लगा है, तो एडवर्ब टाइम आपको बाध्य कर देता है उसके हिसाब से वर्ब का टेंस चेंज करने पे। लेकिन ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी सिर्फ इतनी बात बताएगा कि ये जो वर्ब है ये फ्रीक्वेंट नेचर की है। अगर ये फ्रीक्वेंट नेचर की है तो इसको इंडेफिनिट स्टेट में बनाकर चलोगे आप, यानी कि यहां से हैव को आपको हटाना पड़ेगा। सही सेंटेंस होगा, वी सेल्डम स्टडीड इंग्लिश। इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो और एक आध सेंटेंस में आपको बता देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं कि कहां पर हम इंडेफिनिट स्टेट को प्रीफर करते हैं। इस तरह के वर्ड्स के साथ इंडेफिनिट स्टेट को क्यों लगाया जाता है, रटने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लॉजिकल है। इंग्लिश की पूरी स्ट्रक्चर को ऐसे ही लॉजिकल वे में समझने की जरूरत है। एक सेंटेंस में यहां पर लिख रहा हूं, दे आर often going to the park। ठीक है, अब आपको पता है यहां पर मैंने लगा दिया सीधे सीधे, अब ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर बताना चाहो तो मैं कह सकता हूं कि साहब ये हो गया प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब क्योंकि वर्ब आईएनजी की फॉर्म में थी, टू प्रीपोजिशन, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट। चूंकि वर्ब इंट्रांजिटिव नेचर की थी तो इंट्रांजिटिव वर्ब का तो ऑब्जेक्ट होगा नहीं, प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट होगा। अब आपको पता है ये जो ऑफन है ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। अभी मैंने बताया, आपको समझाया, बिल्कुल लॉजिकल वे में मीनिंग बताया इसका। पहले किसी वर्ड का मीनिंग समझ लिया करो, आपको पता लग जाएगा वो क्या है। ऑफन एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगर आपको पता है कि ये जो वर्ड है ऑफन ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी ऑफन वर्ड आपको बाध्य करती है या फिर ये बताती है, ये दर्शाती है कि इस वर्ब को फ्रीक्वेंट नेचर की होना चाहिए। अगर वर्ब को फ्रीक्वेंट नेचर की होना चाहिए तो फिर ये कंटिन्यूअस स्टेट में क्या कर रही है? कंटिन्यूअस स्टेट में तो वो वर्ब आती है ना जो टेम्पररीली गोइंग ऑन हो, चल रही हो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। ये तो फ्रीक्वेंट है। फ्रीक्वेंट का मतलब अभी होगी फिर रुक जाएगी, फिर दोबारा होगी फिर रुक जाएगी, फिर होगी फिर रुक जाएगी, फिर होगी फिर रुक जाएगी। कंटिन्यूअस नहीं है। ऐसा नहीं है कि शुरू हुई तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, यहां जाके खत्म हुई, ऐसा नहीं है। तो ये जो ऑफन है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है और ये बताता है कि वर्ब को फ्रीक्वेंट नेचर की होना चाहिए। और वर्ब को अगर फ्रीक्वेंट नेचर की होना चाहिए तो उसको कंटिन्यूअस में नहीं लिखोगे आप, उसको लिखोगे इंडेफिनिट में। तो ये हो जाएगा दे ऑफन गो टू द पार्क। इतनी बातें जो है आप समझ लें। जहां भी आप इस तरह के एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को देखें आप ये समझ लें कि वर्ब को इंडेफिनिट स्टेट में होना है। अब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हो सकती है, पास्ट इंडेफिनिट में भी हो सकती है, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी हो सकती है। चलते हैं हमारे अगले एग्जांपल्स पर। अब देखो ये वर्ड है जो आपके एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, ऑलवेज, नेवर, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। सेल्डम का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर, ऑफन का मतलब ऑलमोस्ट एवर, रेगुलरली, एवरी डे, डेली, यूजुअली, जनरली, यहां को लिख देता हूं ऊपर को, जनरली। ये जो है ETC और भी हो सकते हैं, आपको नोटिस करने को मिलेंगे। इस तरह के वर्ड एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होते हैं। आप इनके नेचर को जानें, समझें, पढ़ लें,
देख लें और भी अगर 2-4 वर्ड हो जो मुझसे छूट गए हो। इस तरह के जो वर्ड हैं एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होते हैं, और ये अगर किसी सेंटेंस में आएंगे तो ये वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आएंगे। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आती है, और अगर ये वर्ब को मॉडिफाई कर रही है तो ये वर्ब के इंफॉर्मेशन को बता रही है, वर्ब के बारे में बता रही है। और वर्ब के बारे में बता क्या रही है? वर्ब के बारे में ये बता रही है कि इस वर्ब को परमानेंट नेचर की नहीं, या फिर कंटिन्यूअस नहीं, टेम्पररी गोइंग ऑन नहीं, इसको फ्रीक्वेंट नेचर की होना है। और फ्रीक्वेंट नेचर की अगर होना है इसको, तो वर्ब को इंडेफिनिट स्टेट में जाना चाहिए। इतनी बात आप समझ के चलेंगे। चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल्स पर। एक सेंटेंस मैंने लिखा, द अर्थ is moving around the sun at 100 degrees Celsius and energy causing cancer। अभी देखिए, ये सारे के सारे सेंटेंस आप ऑब्जर्व कीजिए, आप देखिए इनको, क्या ये सही है? इनको सबको मैंने कंटिन्यूअस स्टेट में बना रखा है। अब कंटिन्यूअस स्टेट क्या दिखाती है? कंटिन्यूअस स्टेट दिखाती है एक्शन के टेम्पोरली गोइंग ऑन होने को, यानी कि एक्शन किसी एक ड्यूरेशन के लिए ही वैलिड रहा हो, उस ड्यूरेशन के लिए ही वो चला हो, एक पॉइंट पे स्टार्ट हुआ और दूसरे पॉइंट पर खत्म हुआ हो। ठीक है, क्या ये ऐसे एक्शन हो सकते हैं? क्या ये टेम्पररी गोइंग ऑन है? क्या अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन को आप कह सकते हो कि इस पॉइंट से ये स्टार्ट हुई है और इस पॉइंट तक चलेगी? नहीं ना। ये है एक्चुअली परमानेंट नेचर के एक्शन। जब से यूनिवर्स है, ये तब से जब तक यूनिवर्स की कल्पना की जा सकती है तब तक ये है। ऐसे नेचर को, ऐसे एक्शन को हम कहते हैं परमानेंट नेचर के एक्शन, और इनका इफेक्ट जो होता है वो परमानेंट ही होता है, इनका कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसीलिए हम इन्हें कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते। बच्चों ने रट्टा मारा हुआ है कि जहां पर भी ऐसे यूनिवर्सल फैक्ट्स या यूनिवर्सल या परमानेंट इफेक्ट के एक्शन या वर्ब मिल जाए तो उनको इंडेफिनिट स्टेट में बना लो। वो यही कारण है क्योंकि वो कंटिन्यूअस में नहीं आ सकते, क्योंकि कंटिन्यूअस जो दिखाती है भाई, किसी एक्शन को कंटिन्यूटी दिखाने की, कंटिन्यूअस दिखाने की जरूरत क्यों है? किसी एक्शन को कंटिन्यूअस दिखाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि वो एक्शन किसी छोटी ड्यूरेशन के लिए गोइंग ऑन है। हालांकि ये जो कहा जा सकता है कि द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, ये भी एक्शन कह सकते हो कि ये भी एक्शन गोइंग ऑन है, लेकिन ये किसी छोटे ड्यूरेशन के लिए वैलिड नहीं है। ह्यूमन एग्जिस्टेंस के हिसाब से देखे तो ह्यूमन को नहीं पता कि वो कब से है और कब तक है, तो ऐसे एक्शन को कहा जाता है परमानेंट नेचर के एक्शन। और परमानेंट नेचर के एक्शन कंटिन्यूअस स्टेट में न जाके जाते हैं इंडेफिनिट स्टेट। ये भी ऐसा ही है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी ऐसा ही है। क्या वो अभी 2-4 साल पहले ही देना शुरू किया है क्या सन ने लाइट और एनर्जी? जब से वो है तब से दे रहा है। ये भी ऐसा ही है, ये भी परमानेंट है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि 1 साल बाद या 2 साल बाद स्मोकिंग से कैंसर नहीं होगा, रुक जाएगा, नहीं ना। तो ये परमानेंट नेचर के एक्शन है, आप इनको इंडेफिनिट स्टेट में ही बनाकर चलेंगे। मेक्स मोर नॉइस। देखो, ये जो सारे के सारे एक्शन मैंने लिखे हैं, सारे के सारे जो स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं, यहाँ पर भी हैज है, इसको हेल्पिंग वर्ब मत मान लेना आप। हेल्पिंग वर्ब ये तब होगी जब इसके साथ मेन वर्ब आई हो। यहाँ तो कोई मेन वर्ब है ही नहीं, तो ये ही अब मेन वर्ब का काम कर रही है। ये भी मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है। ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट मैंने सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हैं, ये सारे के सारे मैंने इंडेफिनिट स्टेट में लिखे हैं। क्यों लिखे हैं मैंने इंडेफिनिट स्टेट में? इंडेफिनिट स्टेट में मैंने इनको इसलिए लिखा है क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? प्रोवर्ब है। ये जो प्रोवर्ब्स होती हैं, प्रोवर्ब्स कहावतें, ये भी इंडेफिनिट स्टेट में ही लिखी जाती हैं, खासकर प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जो पिछले वाले परमानेंट नेचर के हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखे जाएंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का जो एक्शन होता है वो भी खत्म हो जाता है। उसका मतलब है कि वो प्रेजेंट से पहले ही खत्म हो गया।
तभी तो पास्ट में गया, और फ्यूचर इंडेफिनिट भी प्रेजेंट के बाद शुरू होता है। तो परमानेंट नेचर के एक्शन को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखोगे। अभी जो मैंने पहले एग्जाम्पल आपको बताए थे वो यूनिवर्सल फैक्ट्स कहे जा सकते हैं, परमानेंट नेचर के कहे जा सकते हैं, और ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर इनको कहा जाता है प्रोवर्ब, लोकतियां या कहावतें। ठीक है, तो ये जो होता है, ये जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ये भी इनका जो इफेक्ट है वो परमानेंट नेचर का होता है। ये बोली ही इस इफेक्ट के साथ जाती है कि ऐसा मान लो, अज्यूम कर लो, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये इनका जो इफेक्ट है ये भी परमानेंट नेचर का ही होता है। एवरी डॉग हैज इट्स डे, एम्प्टी वेजल्स का मतलब बर्तन, एम्प्टी वेजल्स मेक मोर नॉइज। ठीक है, तो ये हमेशा ही है। अगर ये परमानेंट नेचर को दर्शाते हैं, परमानेंट नेचर को अगर ये दर्शा रहे हैं तो इनको लिखा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, क्योंकि परमानेंट तभी रह सकता है जब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो। पास्ट इंडेफिनिट का एक्शन तो प्रेजेंट से पहले खत्म हो जाता है, परमानेंट कहां से हो गया फिर वो। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप इस तरह के सेंटेंसेस को बनाकर चलेंगे। ओके, आज की बातें हम जो है यहीं पर खत्म करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने आज समझ लिया है। बाकी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ बचा होगा तो हम वो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते रहेंगे। वीडियोस को शुरू से देखें, पहली वीडियो से। अगर आप टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस की पहली वीडियो से देखें, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्लियर होगी। मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू।